Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to solve all the remaining MCQ from competency focused practice question for your subject ICSE class 10 mathematics. So we are going to solve 26 onward MCQ till 49th which are given by Council recently. In question number 26 from geometry, in the given diagram, triangle ABC and triangle DEF are such that angle C is equal to angle F. It means angle C is equal to angle F, ये हमें given है, and AB by DE. AB का रेशियो DE के साथ, AB ये साइड है और DE ये साइड है, इनका रेशियो इज इक्वल टू BC मीन्स ये साइड हो गया और EF मीन्स दिस साइड. तो ये रेशियो हमें दिए गए हैं. अब देन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर होगा? ABC DEF का कौन सा पेयर हम सिमिलर ले सकते हैं? बट इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. द सिमिलरिटी ऑफ गिवन ट्रायंगल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्यों? क्योंकि हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे दो साइड्स हैं और एक जो एंगल है वो बाहर है, मतलब इसमें नहीं आ रहा, यानी कि एस एस हो रहा है लेकिन ए हो रहा है. तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता सिमिलरिटी का, एस ए एस होता है. अगर साइड होता और इंक्लूडिंग एंगल मींस बी और ई हमें अगर गिवन होता तो हम कह सकते थे कि हाँ जी एस ए एस से हो गया क्योंकि दो साइड और बीच का एक एंगल यानी ये और ये हो गया. बट ये गिवन ही नहीं है तो इट मींस इसकी सिमिलरिटी प्रूफ नहीं हो सकती है. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट इन दिस केस. In question number 27, ST is not parallel to PQ. ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं. The necessary and sufficient conditions for triangle PQR and TSR is. अब देखिए यहाँ पर नेसेसरी करने के लिए हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करने के लिए एक कॉमन एंगल पहले हम देख सकते हैं जो कि PQR और TSR में एंगल R हो जाएगा. ये तो दोनों ट्रायंगल का कॉमन एंगल है, तो एक हो गया. दूसरा हमें कोई और एक एंगल चाहिए जिससे ए से हम इनकी सिमिलरिटी को प्रूव कर पाए. तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस, जिसमें यही एंगल यानी कि पी क्यू आर, पी यहां से हमारा पी क्यू आर यानी ये एंगल इक्वल हो जाएगा टी एस आर के. टी एस आर मीन्स ये वाला. तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे तो हम ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर पाएंगे ए से. In next question, the scale factor of a picture and actual height of Sonia is 20 centimeter, ratio 1.6 meter. तो 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रेशियो 1.6 दिया गया है आपको, 1.6 मीटर. तो हमें दोनों रेशियो में तो सिमिलर आने चाहिए, सिमिलर यूनिट्स आने चाहिए. तो 1.6 को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो 20:160 हमारे पास स्केल दिया गया है. इफ हर हाइट इन द पिक्चर इज 18 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल हाइट कितनी हो जाएगी? तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं, हाइट ऑफ मॉडल हम ले लेंगे ऊपर और डिनोमिनेटर में एक्चुअल हाइट जो हमारे पास आ रही है यानी कि हाइट ऑफ सोनिया जो भी नाम दिया गया है इज इक्वल टू, आपके पास हमने स्केल निकाल लिया अभी 20/160 जिससे हमारा k निकल जाएगा. इट मीन अगर हम इसको कट करेंगे तो 1/8 का रेशियो आ जाएगा. तो 1/8 आ गया. अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ हर हाइट इन द पिक्चर इज 18 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर में ही दिया है तो इसका मतलब ये हमारा मॉडल है ऊपर है तो हमें 18 लेना है और नीचे अभी एक्चुअल हाइट हमने निकालनी है, चाहे हम उसको x ले लें या h ले लें. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 18 यानी मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आएगा 144 सेंटीमीटर. तो 144 सेंटीमीटर आया. चाहे तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यूनिट ऑप्शंस में जो दिए गए हैं वो मीटर में ही है. तो इट इज 1.44 मीटर. Option number D is correct in this case. In question number 29, in figure this, O is the center of the circle and a semicircle is drawn on AB as diameter. This is the semicircle drawn as the diameter and angle is given as APQ which is 20 degree. The degree measure of OAQ we have to show. OAQ means this angle we have to calculate. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये गिवन है कि OA जो है वो इसका डायमीटर है. जब डायमीटर है तो यहाँ पर ये आर्क है, इट मीन सर्कल पे जैसे हमने देखा हुआ है कि ये आ गया तो इट मीन यहाँ पर जहां भी ये अगर ये डायमीटर है तो कहीं पर भी मीट करेगा तो वहां एंगल कितना होगा 90 डिग्री. इट मीन ये एंगल जो हमारे पास आ रहा है OQA इट इज इक्वल टू 90 डिग्री. क्या लिखेंगे, एंगल इन ए सेमी सर्कल, क्योंकि सेमी सर्कल का जो भी एंगल है वो राइट एंगल होता है, ये आपको पता है. अब दूसरी साइड में हम इसके बाद क्या ले सकते हैं, तो हमें ऊपर एंगल 20 का गिवन है. तो नाउ इन ट्राइंगल AQP में हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा, दिस एंगल
ए क्यू आ जाएगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी 180 में से हमने ये 90 माइनस कर दिया और ऊपर यहाँ पर 20 जो हमें गिवन है वो भी माइनस कर दिया। इट मीन्स 180 माइनस 110 मीन्स 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इस पूरे एंगल का मेजर आ जाएगा। नाउ वी कैन कैलकुलेट ओ ए पी। एंगल ओ ए पी कितना आ जाएगा? जितना इस तरफ 20, क्योंकि ये भी रेडियस बना रहा है, ये भी रेडियस ही बना रहा है, तो ये आइसोसलेस एंगल प्रॉपर्टी लगेगी। दिस एंगल इज 20 दैट दिस इज आल्सो 20। क्या लिखेंगे? आइसोसलेस एंगल प्रॉपर्टी। अब ये भी 20 आ गया, तो अब हमारे पास अंदर का एंगल आ जाएगा जो हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिनली। ओ ए क्यू विच इज इक्वल टू इट कंप्लीट 70 है। 70 में से अंदर वाला हम 20 माइनस कर देंगे। इट मीन्स 50 डिग्री जो है हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल वो आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर सी इन दिस केस। In part number 30, O is the center of the circle and DE is a tangent at B. अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, DE टेंजेंट ड्रॉन ही नहीं दिखाई गई है B पॉइंट पे। या तो हम BE यहाँ पर DE लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आएगा, यहाँ पर DE टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि हमें एक्स वाई और जेड एंगल कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा PQ इज ए टेंजेंट एट A। यहाँ पर PQ हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और वो A पॉइंट पे सर्कल को टच कर रही है, तो इस पॉइंट को कट करके हम लिखेंगे PQ इज टेंजेंट एट A। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक बन जाएगा। इफ एंगल ABC इज 50, ABC हमें 50 गिवन है, देन वैल्यूज ऑफ XYZ रिस्पेक्टिवली आर। तो कितना कितना हो जाएगा XYZ की वैल्यू? अब अगर ये गिवन है तो Y कितना हो जाएगा? एंगल Y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 50 मीन्स क्या हो गया? 100 डिग्री। क्या होता है? एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड बाय द सेम आर्क ऑन एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये AC आर्क सेंटर पे बना रही है, यही AC आर्क बाउंड्री पे बना रही है, तो ये उसका डबल हो जाएगा, यानी 100 आ गया। तो Y आपके पास 100 आ गया। अब यहाँ से X कितना आ जाएगा? X हमारा कहाँ बन रहा है? और यहाँ टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बन रहा है। कॉर्ड कौन सी यूज कर रहे हैं हम? AC, और टेंजेंट हमारी PQ। तो PQ और इसके बीच का एंगल है यहाँ पर X। तो कहां बन रहा है? इन बिटवीन दिस एंड दिस। इट मींस यह क्या हो गया? X। अब ये कॉर्ड कहां और मीट कर रही है? आपका यहाँ B पॉइंट पे मीट करी, जहां पर आपको 50 दिया गया है। तो X का मेयर भी कितना हो जाएगा? 50। क्या रीजन लिखेंगे? एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। ऑल्टरनेट सेगमेंट आ जाता है जब भी आप सर्कल लेते हो, कोई भी एंगल बनता है जो यहाँ पर कोई भी कॉर्ड बना रही है टेंजेंट के साथ, तो यही कॉर्ड अगर सर्कल पे कहीं भी मीट करती है तो सेम उतना ही एंगल बनाती है। तो इट मींस यहाँ x है तो ये 50 आ गया। अब बचा कौन सा? z। तो इसमें ये y है, ये दोनों रेडियस है, तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा। y का मेजर हमारे पास 100 आ गया। एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का आंसर 180 होना चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा? इसमें से z निकाल लेंगे, तो z इज इक्वल टू कितना आ गया? 100, और ये भी ट्वाइस ऑफ z ले लेते हैं, 2z। तो 180 में से आप डायरेक्टली 100 को माइनस कर दो, यानी कि 80 हो गया। तो z का आंसर कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो z आ गया 40, y आ गया 100 और x आ गया 50। अब इसकी सीक्वेंस हमें देनी है XYZ में, यानी A ऑप्शन इज करेक्ट। 50 है, 100 डिग्री है और 40 डिग्री है, तो A ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस पार्ट नंबर 30। In question number 31, in the given figure, PT and QT are tangents to a circle such that angle TPS, मतलब कि जो PT टेंजेंट PS कॉर्ड के साथ बना रही है वो एंगल 45 है, एंड TQS इज 30, जो कि QT टेंजेंट QS कॉर्ड के साथ बना रही है वो 30 डिग्री है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, यहाँ पर एक और टाइपो एरर है, x तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, z है। तो यहाँ पर z का हम लिख लेंगे, x की जगह z कर दें। यहाँ पर डायग्राम में z को हम x कर सकते हैं क्योंकि x तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर हमने x बताना है, तो अब फिर से हमारे वही लगेगा, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। अभी मैंने आपको बताया सर्कल है, टेंजेंट कॉर्ड के साथ जो एंगल बना रही है। अब यहाँ पर टेंजेंट का एंगल बन रहा है कॉर्ड के साथ, तो जो भी कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है वो यहाँ पर टेंजेंट बना रही है। ये कॉर्ड जहां पर भी और मीट करी तो वो एंगल सेम रहेगा। तो अगर यहाँ 45 है तो इट मींस यही कॉर्ड जो PS कॉर्ड है वो कहां पर मीट कर रही है? यहाँ पर मीट कर रही है। दिस एंगल इज 45। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो SQ कॉर्ड है, 30 डिग्री का बना रही है, तो ये एंगल हो जाएगा 30। तो टोटल ये एंगल कितना हो गया? 45 प्लस 30, इट मीन 75। कौन सा है ये एंगल? PRQ। तो एंगल PRQ इज इक्वल टू 75 डिग्री। हमें कैलकुलेट क्या करना है? Z, यानी कि PSQ हमने कैलकुलेट करना है।
तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 75। क्यों होगा 180? क्या लिखते हैं हम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, तो 180 होगा। 180 में से 75 को माइनस करेंगे, आपके पास 105 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी है ये। In part number 32, a cylindrical metallic wire is stretched to double its length. Which of the following will not change for the wire after stretching? आप सबको पता है मेंसुरेशन चैप्टर सबने किया है। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो चेंज हो जाएगा, क्या चेंज नहीं होगा? वॉल्यूम। नॉट चेंज फॉर द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग, क्योंकि वॉल्यूम तो उस चीज की उतनी, हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम मेल्टिंग करते हैं, रिकास्ट करते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमारी वॉल्यूम सेम रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस, क्योंकि रेडियस भी चेंज हो जाएगा। स्ट्रेच करोगे तो रेडियस कैसे चेंज नहीं होगा? इन पार्ट नंबर 33, a right circular cone has the radius of the base equal to the height of the cone. अब कोन है जिसमें हमें क्या गिवन है कि उसका जो रेडियस है बेस का इज इक्वल टू द हाइट, मतलब जितनी हाइट है उतना ही रेडियस है। आप चाहे एच को आर ले लो, या ये अगर रेडियस है तो ये एच भी आर जितना ही हो जाएगा। देन इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन हमें गिवन है, अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है हमें पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट हमारे केस में एच और आर दोनों इक्वल हैं तो हम आर ही लेंगे, एंड इट इज इक्वल टू 9702 क्यूबिक सेंटीमीटर हमें दिया गया है। देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, तो पहले हम आर कैलकुलेट कर लेते हैं। आर यहाँ पर 3 बार आ रहा है, इट मीन आर क्यूब हो जाएगा, 9702 है इंटू 3 हो जाएगा, पाई नीचे आएगा 22 और ऊपर 7 चला जाएगा। इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है 21 का क्यूब, यानी कि आर क्यूब इज इक्वल टू 21 क्यूब, यानी आर इज इक्वल टू 21। अगर कैलकुलेट करोगे यहाँ 21 है ही है, इसको कट करोगे यहाँ पर भी 21 ही आ रहा है आपके पास, 4851 आएगा और कैंसिल होने के बाद इतना ही आ जाएगा। तो 21 रेडियस आ गया, लेकिन उन्होंने आपको डायमीटर पूछा, तो डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि 21 का डबल, यानी 42 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आएगा, विच इज ऑप्शन नंबर बी इन दिस केस। तो इन पार्ट नंबर 33 बी ऑप्शन इज करेक्ट। In question number 34, a solid sphere with a radius of 4 centimeter. Radius is given as 4 centimeter. Is cut into 4 identical pieces, half और उसका half, by 2 mutually perpendicular planes passing through its center. Find the total surface area of 1/4 piece. तो 1/4 piece, तो पहले हम देखते हैं कि हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है। 4 पाई आर स्क्वायर फुल का होता है, तो हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमने उस हाफ का भी हाफ लिया है, तो 2 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। अब ये तो आ गई हमारा पूरे, मतलब इस हाफ 1/4 पोर्शन का। अब उसके बाद हमारा ये वाला सरफेस भी टच हो रहा है, तो अगर हम पूरी सरफेस लेते हैं तो आपको पता है कि अगर हम ये सरफेस लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर लिया, लेकिन उसका क्योंकि हाफ ही पार्ट ले रहे हैं तो हाफ आएगा। फिर सिमिलरली हॉरिजॉन्टल वाला पाई आर स्क्वायर आएगा, तो पाई आर स्क्वायर का फिर से हाफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहां से पाई आर स्क्वायर आएगा और प्लस इसका भी हाफ हाफ ऐड करोगे तो फिर से पाई आर स्क्वायर आएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर हमारे पास टोटल इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 1/4 पीस का। अब वैल्यू ऑफ पाई तो हमें रहने देनी है, आर कितना दिया? 4, 4 इंटू 4 16 हो गया, और इंटू 2 मतलब 32, तो 32 पाई आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 4 इंटू 4 इंटू 2, और पाई में ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। In 35, 2 identical solid hemispheres are kept in contact to form a sphere. पूरा हेमी को हमने रखा और स्फीयर बना दिया। The ratio of the total surface area of 2 hemispheres to the surface area of the टोटल स्फीयर जो हमारे पास है फॉर्म्ड इज। अब हेमिस्फीयर का आपको पता है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है। अगर हम सिर्फ नीचे का पोर्शन लेते हैं तो यस इट इज 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ मींस 2 पाई आर स्क्वायर, बट अगर हम ऊपर का भी ये पार्ट लेते हैं तो एक और पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाता है, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, और सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि दोनों का मिलाकर 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। जबकि कंप्लीट जब हम स्फीयर लेते हैं तो कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब हम दोनों का रेशियो निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, 6/4 आएगा, इट मींस 3/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आपको पता ही है, आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पार्ट नंबर 36 आपको क्या बताना है? cos x स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो पहले हम cos x स्क्वायर थीटा लिखेंगे, फिर हम sec स्क्वायर थीटा लिखेंगे। हम सिर्फ LHS ले रहे हैं
किसके इक्वल है, क्योंकि इसमें तो ये तो हमने बताना है। आइडेंटिटी लगाइए, cos x स्क्वायर की थर्ड वाली आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर की सेकंड वाली आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों को प्लस करोगे तो 1 और 1 2 आ जाएगा, देन tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आ जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर, इसको लिखते हैं b स्क्वायर, तो ये क्या होगा यहाँ पर, अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो 2 इंटू tan के साथ अगर हम कॉट थीटा लेते भी हैं तो क्या आ जाएगा, tan इंटू कॉट मीन्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो tan थीटा और कॉट थीटा अगर हमने दोनों ले लिए तो भी वो कैंसिल होगा। कॉट का मतलब क्या हो जाएगा 1/tan थीटा, तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा। अगर हमने कॉट की वैल्यू फिल कर दी तब भी वो उसका रेसिप्रोकल रिलेशन से 2 ही आएगा। तो दिस इज a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी किसकी होगी, tan थीटा प्लस कॉट थीटा मीन्स a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। In part number 37, A is given as 3 sec square theta, B is given as 3 tan square theta minus 2. The value of A minus B is A minus B. So we will substitute the value of A like 3 sec square theta minus B. B means 3 tan square theta minus 2. But when we'll open the bracket to 3 sec square theta minus 3 tan square theta and minus minus plus 2. It means 3 common हो जाएगा, अंदर क्या आ गया sec square theta माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2। हमें पता है ये आइडेंटिटी है सेकेंड वाली, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 1 के इक्वल एंड प्लस 2, 3 प्लस 2 इज 5। दिस इज ऑप्शन नंबर डी, इट मीन्स इन पार्ट 37 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। In next, at a certain time of day, the ratio of the height of a pole, height ये है पोल की, height of the pole to the length of its shadow, ये रेशियो हमें दिया गया है 1:√3, तो ये रेशियो 1:√3 है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स हमें ये एंगल बताना है, तो आपको पता ही है ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में हम क्या लेते हैं tan, तो tan थीटा का आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 1 है और यहाँ नीचे √3 है, हालांकि हम x लगा सकते हैं साथ में, बट ये एमसीक्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/√3 tan कहाँ पे होता है, tan 30 पे, तो थीटा का आंसर कितना आ गया 30 डिग्री। दिस मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन दिस केस। इन नेक्स्ट पार्ट अगेन फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री आपको डायग्राम बनाना है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन ए शिप अप्रोचिंग द पोर्ट, अब मैन है स्टैंडिंग ऑन ए शिप जो पोर्ट की तरफ जा रही है, यहां से पोर्ट की तरफ जा रही है, टुवर्ड्स द लाइट हाउस, is observing the top of the lighthouse. In 10 minutes, the angle of elevation of the top of the lighthouse changes from alpha to beta. Means initial angle alpha था, 10 minutes के बाद यही एंगल जो है ये आपके पास बीटा आ गया, तो अल्फा से बीटा की तरफ चेंज हो रहा है। सिर्फ आपको पूरा सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पूछा गया है देन अल्फा इज ग्रेटर देन और लेस देन, तो आपको दिखाई ही दे रहा है दोनों में से कौन लेस है, जो आउटर साइड में होता है यही एंगल आपके पास लेस बनता है, तो यहाँ पर अल्फा आपके पास छोटा आएगा, तो अल्फा इज लेस देन बीटा। दिस इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, शिप जो है वो उसकी तरफ आ रही है, मैन कहाँ है, शिप पे है, वो अप्रोचिंग द पोर्ट टुवर्ड्स द लाइट हाउस की तरफ जा रहा है, इसलिए हम जितना पास आएंगे तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्फा लेस है, बीटा ग्रेटर है। In part number 40, assertion reasoning type question, there are two assertion reasoning type questions from this same chapter statistics. Assertion is the difference in class marks of the model class and median class of the following frequency distribution is 0. ये हमें assertion दिया गया है, अब हमें चेक करना है कि क्या वो दोनों बिल्कुल सेम है, तभी उनका डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो पहले हम चेक करते हैं मॉडल क्लास के लिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 है, यानी कि मॉडल क्लास इस केस में आपके पास किस में 6 लाइक कर रहा है, मॉडल क्लासेस 50 to 60। अब इसके बाद हम इसका क्या चेक करेंगे, मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए आप इनको लिखेंगे 1 3 2 6 4, यानी कि फ्रीक्वेंसी हो गई। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 1 1 + 3 4 4 + 2 6 6 + 6 12 एंड 12 + 4 16, तो 16 आ गया, तो 16 का हाफ कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8, यानी कि 8th टर्म। तो अब 8th टर्म यहाँ किस में आएगी, 6 और 12 के बीच में, यानी कि यही आएगी, यानी कि मीडियन क्लास की वैल्यू 6 है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, मतलब हम क्लास किसको कहेंगे, इट इज अगेन 50 - 60 की रेंज में, यानी कि आंसर दोनों का 6 ही आ रहा है, क्लास बोला था उसने। तो डिफरेंस इन क्लास मार्क्स ऑफ द मॉडल क्लास, तो क्लास मार्क्स क्या हो गए इसके, क्लास मार्क 50 60 वाले हो गए, तो मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास क्योंकि वो दोनों सेम यूज में आ रही हैं, तो दोनों का आंसर अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इट मीन्स हमारा असर्शन करेक्ट है।
अब रीजन दिया गया है मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास आर ऑलवेज द सेम फॉर ए गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कोई ऐसा रूल है कि मॉडल क्लास और मीडियन क्लास हमेशा सेम होते हैं? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है। मॉडल क्लास हमने कहां से देखना होता है? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, और मीडियन क्लास का होता है उसका बिल्कुल मिडल वैल्यू, यानी कि उसका जो बिल्कुल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम हाफ करेंगे तो जो उसका हाफ आएगा, यानी कि डाटा का बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल पॉइंट जो होता है वो मीडियन क्लास होती है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो हमेशा सेम आएंगे। हाँ, इस केस में वो सेम आ रहे हैं। इट मींस असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट इन दिस केस। अगेन इन नेक्स्ट पार्ट आपको डाटा दिया गया है 11 एरे डाटा। द मीडियन हमेशा होता क्या है? इसका मिडल नंबर। तो मिडल नंबर आपका मीडियन आ जाएगा। तो डाटा में दिया क्या गया है? अगर 11 एरे डाटा है तो मीडियन मिडिल क्लास होगा, ये तो ठीक ही है ना। 11 का जो मिडल होगा, अभी तो बताया मैंने आपको मीडियन क्या होता है, मिडल होता है, यानी कि ऐसा